अच्छा, मैं एक बात और ऐड करता चलूं, आप लोगों का 19 को फिजिक्स है आई सपोज। जी, फिजिक्स का पेपर आप लोगों का आई थिंक, जब जिस दिन भी फिजिक्स का पेपर है, हम फिजिक्स के पेपर तक जो है आ, आप लोगों की ऑल्टरनेट डेज पे क्लास रखेंगे, ठीक है। और फिर 19th ऑनवर्ड्स जो है रेगुलर क्लास होगी, सिर्फ वीकेंड पे क्लास नहीं हुआ करेगी, अदरवाइज रेगुलर क्लास होगी ये वाली, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अह, ये हम पेपर 1-2 कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, यूज ऑफ द डाटा बुकलेट में बी अप्रोप्रिएट फॉर सम क्वेश्चंस, ठीक है। ये बात अब आप लोगों के पास थोड़ा सा चेंज होगा, और आप लोगों के पास चेंज ये होगा कि डाटा बुकलेट की जगह वो इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन के साथ जो है या पेपर के एंड में आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी, बबल शीट आपको पेपर में मिलेगी। ओके, कंपाउंड एक्स कंसिस्ट ऑफ 40% कार्बन, 6.7% hydrogen and 53.3% oxygen by mass, and they are asking uh, what is the empirical formula of compound X। ओके, चलें मैं कुछ चीजें ऐड करता जाऊं। देखें, लास्ट ईयर तक आप लोगों का जो पेपर टाइम था वो 1 आवर था। अब जो आप लोगों का पेपर होगा इस साल, उसमें 1 आवर 15 मिनट्स टाइम होगा। एक ये एडी चेंज हुआ है आपका, प्लस दूसरा चेंज ये आया है कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 से सेक्शन बी था। इस सेक्शन बी में इस तरह ऑप्शंस होते थे, ये देख लीजिए, ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। और इन 3 स्टेटमेंट्स को स्टडी करने के बाद हमें इस बेसिस पे डिसाइड करना होता था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी और डी। तो अब ये वाला जो है ये भी चेंज हो गया है, आपके पास ये वाला पोर्शन नहीं होगा, जस्ट 40 क्वेश्चंस होंगे, सिंपल इसी तरह के जिस तरह के ये नॉर्मल ए बी सी डी होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट्स एक्सटेंड हो गया, अब आपको 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। आई होप ये बात सबको क्लियर है। अच्छा जी, अब उन्होंने यहाँ पे आपसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, तो एम्पेरिकल फार्मूला जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सबको पता है, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 16। जल्दी से मुझे कमेंट्स में आंसर बताइए क्या आ रहे हैं। जी, हाइड्रोजन के केस में तो 6.7 ही आएगा। कार्बन का और ऑक्सीजन की वैल्यूज बताइए, डिवाइड करने के बाद क्या आएंगी। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 40/12। कार्बन इज 3.33, हाइड्रोजन इज 6.7/1, सो इट इज 6.7। ऑक्सीजन की वैल्यू बताइए। 53.3 डिवाइडेड बाय 16। ऑक्सीजन भी 3.33 आ रहा है। यस, वेरी गुड नूर। यस, हाइड्रोजन डबल हो रहे हैं, हाइड्रोजन का रेशियो डबल हो रहा है, तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे
तो हमें रेशो क्या मिलेगा, 1:2:1 का मिलेगा। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इट्स CH2, यस, गुड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, which statement is correct? 1.0 gram contains 3 point, hydrogen gas contains 3.0 exponent 23 atoms। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सब केसेस में एटम्स की बात हो रही है, तो जब भी एटम्स की बात हो रही हो आप एटम्स के मोल कैलकुलेट कर लें, और अगर इक्वल मोल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इक्वल मोल्स ऑफ एटम्स आ रहे हैं तो नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। तो फर्स्ट केस में 1 ग्राम है, अगर मैं मोल्स निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, 2 मोल्स आएगा। अच्छा, अब मुझे हाइड्रोजन एटम के मोल्स मालूम करने, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे, और मैं टाइम्स 2 करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है ना, इट इज आई एम डूइंग फॉर हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन गैस ली है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2 होती है, तो हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब अगर 1 मोल हो रहे हैं तो क्या 1 मोल हाइड्रोजन एटम 6.02 एक्सपोनेंट 23 होने चाहिए? यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3.0 एक्सपोनेंट 23 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी ए स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बात क्लियर है सबको? ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है, मैंने एक और चीज का आंसर आप लोगों को पहले बता दिया था। यस, आई एम रिपीटिंग। यहाँ पे इन्होंने आपसे क्या बात पूछी है, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में इतने एटम्स हैं, तो अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करूं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का मतलब है कितने मोल्स होंगे, 0.5 मोल्स होंगे। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब इससे अगर मैं जो है फर्दर आगे चलूं, 0.5 मोल्स किसके आए, ये H2 के आए। ये बात क्लियर है सबको? जी, मास ओवर एमआर किया है। और एटम्स कितने होंगे, अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करूं तो मैं इसे टाइम्स 2 करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 मोल H2। ये बात भी क्लियर है सबको? अब 1 मोल H2 में हाइड्रोजन के एटम्स, सॉरी, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स आ जाएगा, H आ जाएगा, नॉट H2। अब अगर मैं इसको 6.02 एक्सपोनेंट 23 करूंगा तो मेरे पास कितने एटम्स होने चाहिए इस केस में, इतने ही एटम्स होने चाहिए, क्योंकि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया। सही है, क्योंकि ए ऑप्शन में वो कह रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में 3.0 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होने चाहिए, जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हैं, 3.0 एक्सपोनेंट 23 एटम्स नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पार्ट, 4 ग्राम हीलियम गैस कंटेन्स 1.2 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। तो अगर हम इसकी वर्किंग करें तो 4 ग्राम हीलियम, हीलियम He होता है, डिवाइडेड बाय 4 mr हीलियम का 4 है, तो कितने मोल्स आएंगे, 1 मोल हीलियम आएगा। यही उसके एटम्स हैं क्योंकि वो मोनो एटॉमिक गैस है। तो इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने मुझे मिलेंगे, इस केस में भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 मिलेंगे, जबकि एग्जामिनर हमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि वो 1.2 एक्सपोनेंट 24 होने चाहिए, तो बी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
हाउ 6.02 एक्सपोनेंट 23 3.0 एक्सपोनेंट 23 दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? बेटा वो एटम्स पूछ रहा है और यहाँ पे उसने हाइड्रोजन गैस बोली है यानी कि H2, और उसने यहाँ पे एटम्स बोला है यानी कि H। तो जितने भी मोल्स हैं उन मोल्स को हम टाइम्स 2 करेंगे। हाइड्रोजन गैस के हमने इनिशियली मोल्स निकाले था, हाइड्रोजन एटम्स के नहीं निकाले। ओके, यस हलीमा, गुड। नाउ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, हमें सबको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 कंटेन्स 3 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। देखते हैं। अच्छा, CH4 का मतलब है इसमें कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मीथेन के मोल्स निकालूंगा तो वो क्या होंगे? 16। मीथेन का MR भी क्या होता है? 16। तो कितने मोल्स आ गए? 1 मोल आ गए मीथेन के। अब मैं 1 मोल्स को टाइम्स 4 करूं, सॉरी टाइम्स 5 करूंगा, तो आई विल गेट अ 5 मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है। और जब मैं इस 5 मोल्स को 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर देखें क्या आएगा। 3 पॉइंट मल्टीप्लाई करें, आई थिंक इट इज 3.0 एक्सपोनेंट 24, सॉरी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आ रही है, तो इट मींस सी इज करेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? बेटा उन्होंने ये देखिए लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, आपने एटम्स आइडेंटिफाई करने हैं और मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? यस, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ मीथेन? 5 रिदा, यस शाजरे। तो ये जो मेरे पास 1 मोल आया है, ये 1 मोल बेटा किसका आया है? मीथेन का आया है। तो जब मैं इसे टाइम्स 5 करूंगा तो मुझे उस मीथेन के मोल्स में मीथेन के एटम्स के मोल्स मिल जाएंगे। मीथेन के मॉलिक्यूल का मोल नहीं मिलेगा। मीथेन का मॉलिक्यूल का मोल ये है आपका, और जब आपने इसे टाइम्स 5 कर दिया तो आपको मीथेन के मोल्स, जो भी मीथेन के मॉलिक्यूल का मोल है उसके एटम्स मिल गए। इज दिस क्लियर रिदा? जी रिदा, आपको क्लियर है? और अगर किसी और को भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, लास्ट को भी अगर हम वेरीफाई कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या मास क्या है? CO2। कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालूं तो 44 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 44 करूंगा तो मुझे कितने मोल्स मिलेंगे? 1 मोल मिलेगा। ओके हम ना, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ मीथेन? यस हम ना, हाउ मेनी एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए मैंने मीथेन के नीचे लिखा है, इट्स CH4। इट हैव 5 एटम्स, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो भी हमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जो भी हमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स मिले, मोल्स मिले हैं, उनको हम टाइम्स 5 करेंगे ताकि हमें मोल्स ऑफ एटम्स मिले। इज इट क्लियर नाउ हम ना? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाला, ये मोल्स किसके आए? इट दीज आर द मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। if I multiply it by 3, so I will get the moles of atoms, that is 3.0 moles। और ये किसके मोल्स आए? कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट एटम्स के मोल्स आए। अब मैं इसे अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 करूंगा
तो मुझे क्या आंसर मिलेगा अगर आप सॉल्व करके देखें? तो आई थिंक इट इज 1.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो रही है, तो डी भी इनकरेक्ट है। यस, इज दिस क्लियर नाउ? जी, क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके अच्छा, एक और बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है? तो एमसीक्यू की टेक्निक ये होती है कि इन ऑलवेज फाइंड द रॉन्ग वन फर्स्ट। हमेशा आप सबसे पहले रॉन्ग वन को आइडेंटिफाई करें। जब आप रॉन्ग वंस को आइडेंटिफाई करके क्रॉस करते जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस कम होते जाएंगे एंड यू विल एंड अप टू द करेक्ट आंसर। कभी भी आप सबसे पहले करेक्ट को ना ढूंढें, सबसे पहले आप रॉन्ग वन निकालें। नहीं लगेगा टाइम, अभी इनिशियली आपका फर्स्ट पेपर है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है? एक दो क्लासेस में जब थोड़े से एमसीक्यूज होंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह हमने अटेम्प्ट करना है और किस तरह हम फौरन से रॉन्ग वन को जो है आउट करते हैं। ओके अच्छा, इस क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल चाहिए तो मुझे जरा 1 मिनट दें, मैं आपका पीरियोडिक टेबल भी ओपन कर लूं। ओके, technetium is a second raw transition element. Okay, Tc is its symbol. That does not occur naturally on Earth. Okay, one of the isotope of technetium has a 56 neutron. What is the nucleon number of this isotope? देखिए 56 आपको न्यूट्रॉन्स दे दिए, न्यूक्लियन नंबर पूछ रहे हैं। न्यूक्लियन नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट? सो वी हैव अ 56 न्यूट्रॉन्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की सेकंड रॉ में आ जाइए, यूट्रियम, जिरकोनियम, निबोरियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम। क्या है प्रोटॉन नंबर? 43। सो 43 प्लस 56 इज इट 99? तो ऐसे केस में तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन सही करनी है और ऑड वन आउट को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा जो कैलकुलेशन वाले हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which atom has more unpaired electron than paired electrons in orbitals of principal quantum number 2? यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि सेकंड शेल है आपके पास और उसमें आपने वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसके एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन समझ में आया? जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? अच्छा, अब कार्बन का केस देखें। मगर जरूरी नहीं है शाजरे। कार्बन के केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो अगर आप रिकॉल करें तो इट विल एंड अप एट 2s2 2p2। ये कहां पे एंड होता है? 2s2 2p3। ये कहां पे एंड होता है? 2s2 2p4। और ये कहां पे एंड होता है? 2s2 2p5। और अगर आप नॉन मेटल कह रही हैं तो देखिए सारे ही नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, अब अगर हम कार्बन के केस में देखें तो कार्बन के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस, वेरी गुड तीशा। और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर हैं, ठीक है ना? 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स
सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ये देखिए, मैं 1 मिनट यहाँ पे बना देता हूँ सबका केस, 2s और 2p, चारों एलिमेंट्स के लिए। इससे और ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 3 इधर हैं। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 4 इधर हैं। फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 5 इधर हैं। तो देखें, नाइट्रोजन के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के केस में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इक्वल हैं। ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। फ्लोरीन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? नाइट्रोजन, जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह रहे हैं। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। Yes, is it clear to everyone? और हमेशा याद रखिएगा कि एमसीक्यूज में अपना रफ वर्क जरूर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ये छोटे छोटे रफ वर्क से जो है आपके मार्क बहुत सेव होंगे, अदरवाइज जो है मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, atom X is the central atom in a molecule. X has a 4 pair of valence electrons in its outer shell. 4 pairs of valence electron है उसके outer shell में, उस molecule में। ठीक है, the 4 pair of valence electrons include at least one bond pair and at least one lone pair. What could be the possible shape of the molecule? अच्छा, अब अगर हम लीनियर का केस लें, तो लीनियर के केस में अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का केस होता है, जिसमें आपके पास दोनों साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मगर सबके सब क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट एक बॉन्ड पेयर और एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। तो इसलिए लीनियर तो हो ही नहीं सकती शेप, तो लीनियर का तो आंसर रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा, नॉन लीनियर में आए। नॉन लीनियर में अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लें, तो वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो वाटर का नॉन लीनियर होता है, जिसे हम बेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज कंपैरेटिवली करेक्ट। ये करेक्ट लग रहा है, मगर हम बाकियों को भी कंसिडर करते हैं। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल PCl3 की एग्जांपल है। ठीक है, और अगर आप इसकी शेप इसका आप देखें, तो इस केस में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेंट्रल एटम फॉस्फोरस के अराउंड? 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन्होंने हमें बताया है कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। राइट, तो इट मींस आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नाउ डी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर की आप एग्जांपल ले लें, AlCl3 की ले लें, BF3 की ले लें। तो उन केसेस में आपके पास सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ 3 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो डी भी रॉन्ग हो गया। तो अगर आप श्योर नहीं थे, इसमें कंफ्यूज थे, मगर जब आपने दूसरों पे वर्कआउट किया और अगर आपने उन्हें करेक्टली आइडेंटिफाई किया, तो आपको अपना सही ऑप्शन मिल गया कि बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि और कोई भी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा जो एग्जामिनर ने दी है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? देखें, डी में उन्होंने ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोली है,
ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी किया था, एक काम करें ना, आप उसको देख लें। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये टेबल ग्रुप पे भी शेयर हुआ है। अब देखें, जब ट्राइगोनल प्लेनर शेप है तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 3। उनने बोला टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होने चाहिए, जिनमें से एटलीस्ट एक बॉन्ड पेयर हो और एक, या एटलीस्ट एक लोन पेयर हो। तो उस केस में आपके पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, और ये पायरामिडल उन्होंने नहीं दिया था आपको। आपको सिर्फ उन्होंने बेंड दिया था, जिसे हम नॉन लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अगला केस था बाय पैरामिडल, वो ये वाला था। इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, और लीनियर में ये वाला है वो भी रॉन्ग हो गया। तो आपके पास एक ऑप्शन बचा जिसमें उन्होंने आपको बेंड दिया हुआ था। 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर थे, और बेंड को नॉन लीनियर भी कहा जाता है। इज इट क्लियर नाउ? जी, ये क्लियर है सबको? तो ट्राइगोनल प्लेनर के केस में हमारे पास एग्जांपल है BF3 की। तो 3 बॉन्ड पेयर्स, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नाउ ये क्वेश्चन जरा गौर से समझिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला होता है। विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल? किस मॉलिक्यूल की डाइपोल सबसे ज्यादा है? जी, डाइपोल क्या होता है? जी, कोई बताएगा डाइपोल क्या होता है? यस तीशा, वेरी गुड। तीशा ने मुझे करेक्ट आंसर बता दिया। डाइपोल का मतलब है, ये बात याद रखिएगा, जब भी डाइपोल की टर्म यूज होती है तो उसका मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का एक एंड पार्शियल पॉजिटिव हो और दूसरा एंड पार्शियल नेगेटिव हो। ये बात सबको समझ में आ रही है? ऐसे मॉलिक्यूल को में जो है लार्जेस्ट डाइपोल होती है जिस मॉलिक्यूल का एक फेस पार्शियल पॉजिटिव हो और एक फेस या एक एंड पार्शियल नेगेटिव हो। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? अब देखें, अगर हम कार्बन और क्लोरीन को कंपेयर करें तो हमें पता है कि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा क्लोरीन के केस में, और क्लोरीन सारे पार्शियल नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्या इस मॉलिक्यूल में नेट लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल होनी चाहिए? गुड। सो ए आपका रॉन्ग आंसर हो गया। अब आ जाइए बी मॉलिक्यूल में। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन्स वाले एंड क्या होंगे? पार्शियल पॉजिटिव होंगे। अगर हम कार्बन को इस वक्त रिलेट करें तो कार्बन विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन इज पार्शियल पॉजिटिव, बट विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव। तो अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल के एक साइड पूरी पार्शियल पॉजिटिव हो रही है और एक साइड पूरी पार्शियल नेगेटिव हो रही है। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब है कि ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? बट हम पहले सी और डी को भी वेरीफाई करेंगे। अब अगर सी में देखें तो ऑक्सीजन और क्लोरीन है, दोनों हाईली, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होंगे। जी, बी फिर से समझा रहा हूं, रुक जाएं। सी समझ में आ गया?
कार्बन से रिलेटिवली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन भी नेगेटिव होगा और क्लोरीन भी पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इस सी मॉलिक्यूल में भी क्या डायपोल होगा? जी तहा, मैं बी दोबारा समझा रहा हूं, वेट करें। पर ये बताइए कि क्या मॉलिक्यूल जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या उसके पास डायपोल होगा या नहीं? वेरी गुड नूर, नो डायपोल बिकॉज all the three faces have a partial negative ends। किसी भी एक एंड पे या टर्मिनल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ये बात क्लियर है सबको? इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की शेप देखें, लीनियर होती है। कार्बन पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो इस मॉलिक्यूल के भी दोनों एंड्स पार्शियल नेगेटिव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें भी कोई डायपोल नहीं होगा। जी, सी और डी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर है सबको? तो इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मैं बी दोबारा समझाता हूं, देखें सेंटर में आपके पास कार्बन है, आप इसको इस तरह समझें। अगर मैं ऑक्सीजन और कार्बन को कंपेयर करूं, तो कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यस, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हैव अ पार्शियल नेगेटिव एंड एंड कार्बन हैव अ पार्शियल पॉजिटिव एंड, राइट? बट ये कार्बन फर्दर किससे बॉन्ड हो रहा है? हाइड्रोजन से बॉन्ड हो रहा है। अब मैं कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर करूंगा तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? कार्बन। तो उस एस्पेक्ट में मैं कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा। तो अब अगर आप एज अ होल मॉलिक्यूल देखें, तो मॉलिक्यूल का जो राइट साइड है या जो राइट साइड पे एंड है वो पॉजिटिव चार्ज है, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं। और मॉलिक्यूल का जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड है जहां पे ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस एक मॉलिक्यूल जो बी है वही एक वो ऐसा मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल का एक एंड पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है और दूसरा एंड पार्शियल नेगेटिव हो रहा है। और आप रिमेनिंग तीनों मॉलिक्यूल्स देखें तो उन तीनों मॉलिक्यूल्स के सारे एंड्स पे एक ही चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो इसलिए उनमें से किसी में भी डायपोल नहीं होगा। और ओवरऑल लार्जेस्ट डायपोल की बात की जाए तो वो बी में होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। जी, सबको क्लियर है? जी, सी पे डायपोल देखा जाए तो बहुत ही माइनर होगा। आपकी बात सही है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। तहा डी में अलग अलग चार्जेस, वो मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये ऑक्सीजन है तो उस पे पार्शियल नेगेटिव होगा बेटा, दोनों साइड्स पे पार्शियल नेगेटिव है, दोनों ऑक्सीजन है ना। जी, सी का डायपोल हम ना बहुत ही लो होगा। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग increases as the electronegativity of the element bonded to hydrogen increases। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी इंक्रीज होती है उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये बात क्लियर है सबको? ओके नूर।
some information for a range of hydrides is given. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. pH3 का बॉइलिंग पॉइंट 185 दिया हुआ है, HCl का उससे ज्यादा है, HF का कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, और H2O का उससे भी ज्यादा है. ठीक है, ये कंपैरिजन समझ में आ रहा है सबको. अब वो क्या कह रहे हैं, which statement and reason about these hydrides is correct. ठीक है, इस पे बात करते हैं. अगर हम pH3 का केस देखें तो pH3 की शेप पिरामिडल होती है लोन पेयर होने की वजह से. अब अगर देखें तो ये वाला एंड पार्शियल नेगेटिव होगा और ये वाला एंड पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो इसकी वजह से इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी. ये पॉइंट क्लियर है सबको. HCl का केस देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल है, तो इसकी वजह से बिटवीन द मॉलिक्यूल फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी. HF, तो ये हमने रूल पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का कोवलेंटली बॉन्ड होना चाहिए हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से. तो इस केस में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और वाटर के केस में भी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. ये पॉइंट क्लियर है सबको. ये वाला कंक्लूजन जो हमने किया है ये बात क्लियर है. अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 इज मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ओके, because pH3 does not forms hydrogen bonds or instantaneous dipole induced dipole forces between its molecule. तो क्या फर्स्ट बात तो बिल्कुल सही है, मगर सेकंड बात गलत है. जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं उन मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल डायपोल फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको. हाइड्रोजन बॉन्ड pH3 के मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं करते, मगर उन्होंने ये बात बोली है, सेकंड बात जो है वो रॉन्ग लग रही है कि वो इंस्टेंटेनियस डायपोल भी नहीं होता. तो जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल होता है उन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल के साथ साथ इंस्टेंटेनियस डायपोल भी एग्जिस्ट करता है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें. जी बिल्कुल, ये टेम्परेरी इंड्यूस्ड फोर्सेस हैं जो कि जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट होती हैं उनके साथ ही लाजमी एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके साथ भी एग्जिस्ट करती हैं. बिल्कुल सबके साथ ये एग्जिस्ट करती हैं. जो इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं वो हर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे उस मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल फोर्सेस हों तब भी, और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तब भी. उनके अलोंग विद दूस फोर्सेस इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट. ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसका मतलब है कि हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उन्होंने सेकंड बात जो कही है वो गलत है. नेक्स्ट पे आ जाइए. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF इज ग्रेटर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl. क्या ये बात सही है? यस, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोई मुझे कंफर्म करेगा? Unfortunately, Tisha and Hamna, this statement is also wrong because bond energy have nothing to do with boiling points. ये बात मैं बहुत शुरू से रिपीट करता हूं, सब इस बात का ख्याल रखें. बॉन्ड एनर्जी का
बॉन्ड एनर्जी का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो अगर उनके बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, वो तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज related to the decomposition of a substance. Whenever we talk about the thermal decomposition of any compound, then we talk about the bond energies of the bond present in it. ठीक है, but whenever we are talking about the melting points and the boiling points of the covalent compounds, we always talk about the intermolecular forces, because only the intermolecular forces, which are either induced dipole or temporary dipole forces, or the permanent dipole forces, or the hydrogen bondings, are the one which are actually which can affect the melting and boiling point of any covalent compound. Is it understandable? अगर बेटा किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो ये बात पूछ लीजिए। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग है। जी तीशा और हमना, आप दोनों को भी क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो फर्दर क्लियर कर लें। जी बिल्कुल, बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली जितना बॉन्ड वीकर होता है उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। ओके, सी पॉइंट पे आइए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एचएफ because each hydrogen bond between water molecule is stronger than the each hydrogen bond between the HF molecule. थोड़ा सा सोचिएगा और फिर बताइएगा कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। जी, सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, शीजा ने कहा। हलीमा ने कहा रॉन्ग है। नूर ने कहा करेक्ट है। तो शीजा और हलीमा जरा बताइए क्यों रॉन्ग है। हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए सब। एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस वेरी गुड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन हाइड्रोजन से बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू वो बॉन्ड जो ऑक्सीजन फ्लोरीन से बना ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना रहा है। तो इसलिए सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। नूर बेटा आपको क्लियर है? तो अब देखें, अगर आपने इतना स्ट्रांगली तीनों पे कमेंट किया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तीनों रॉन्ग हैं, तो हाँ, फोर्थ को आपको एग्जाम में देखने की भी जरूरत नहीं है। मगर हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3 एंड HCl आर सिमिलर। ठीक है, because the molecules of PH3 and HCl have a same number of electrons and similar intermolecular forces। जी हम देख के आए थे कि PDDF है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो देखें, क्लोरीन में 17 होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन में 1 होता है, तो फास्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें दोनों में इक्वल है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सबको? बेटा बॉन्ड एनर्जी का यहाँ पे कोई कंसर्न ही नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तीशा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम होती हैं, बॉन्ड्स इंटैक्ट रहते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8, द जनरल गैस इक्वेशन
कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमआर ऑफ अ गैस, बिल्कुल सही है। फॉर अ सैंपल ऑफ अ गैस ऑफ मास m grams which expression will give the value of mr, ठीक है। तो हम देखें, उधर जाने से पहले अगर हम अपनी वर्किंग कर लें, हमें पता है pv इज इक्वल्स टू क्या है, nRT है, और n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो n को मैं m, मास उन्होंने बोला m ग्राम्स है, ओवर mr इंटू आर टी कर लूं, और एम आर को मैं सब्जेक्ट बना लूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m इंटू आर टी ओवर पी वी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जी क्लियर है, क्योंकि ए में यही एक्सप्रेशन है ना जो अभी हमने ड्राइव की है। किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी क्लियर है सबको? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज शोन। ओके, here we have a equation and here we have a enthalpy change value. Which diagram shows the correctly labeled reaction pathway for the decomposition of ammonium chloride? अब देखें ऐसे केसेस में रॉन्ग वन आउट करना कितना आसान है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी हुई है आप लोगों को, नेगेटिव। इसका मतलब है प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से क्या होगी, लोअर होगी। तो इस बेसिस पे आप देखें तो आप ए और बी को तो फौरन रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना, तो ये दोनों तो आपने रॉन्ग कर दी है। अब आ जाइए यहाँ पे। अब इस केस में देखें तो एक डिफरेंस है। ये देखिए, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल करेक्टली लेबल है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रॉन्ग लेबल है। तो डी रॉन्ग हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली सी, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके, गुड। मैंने ओवरलुक किया था, सही कह रहे हैं हलीमा, गुड। ओके, यहाँ पे इन्होंने देखें डिकम्पोजिशन की बात की है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, इसका रिवर्स हो रहा है, और अगर रिवर्स हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो एक मिनट रुक जाएं, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इस बेसिस पे हम सी और डी को रॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सोथर्मिक हैं। अच्छा, अब अगर आप ए और बी को देखें तो ए इसलिए रॉन्ग किया जाएगा क्योंकि ए में एक्टिवेशन एनर्जी गलत लेबल है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा याद रखिएगा कहाँ से लेबल होगी, अ, हमेशा रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पॉइंट तक एक्टिवेशन एनर्जी लेबल होगी। तो रिएक्टेंट तो आपका इधर है ना, तो लेबलिंग यहाँ की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके अपोजिट की बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास जो करेक्ट आंसर बचेगा वो बी बचेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सबको क्लियर है? इब्राहिम एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाएं। देखें जो इक्वेशन है इब्राहिम वो किसकी है,
फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की है, राइट। और वो आपसे जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पूछ रहे हैं। तो अगर फॉर्मेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो डिकम्पोजिशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो उस बेसिस पे हमने जो है सी और डी को रॉन्ग किया और ए की लेबलिंग और बी की लेबलिंग कंपेयर की। तो ए की लेबलिंग में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की लेबलिंग रॉन्ग हुई थी, तो इसलिए उसे इनकरेक्ट किया और जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है ये सबको? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर in core in exhaust system of a car, carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide and nitrogen monoxide is reduced to nitrogen। यानी कि ये कह रहे हैं कि CO CO2 में कन्वर्ट हो रहा है कार एग्जॉस्ट में, और NO N2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी, ये क्लियर है सबको? वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द चेंजेस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द टू प्रोसेसेस। तो अगर हम वर्कआउट करें तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। और नाइट्रोजन का यहाँ पे वर्कआउट करें तो एक ऑक्सीजन है, जिसका मतलब है -2। यस, गुड हलीमा। तो नाइट्रोजन का +2 होगा। तो नाइट्रोजन में चेंज कितना आ रहा है? चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 माइनस +2 इज -2। तो -2 का चेंज आ रहा है। और -2 का चेंज देखें, इन केस ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए, बी और सी तीनों रॉन्ग हो गए और डी करेक्ट है। आपको फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का करने का जरूरत भी नहीं है। और अगर करना चाहें तो ये देख लें, एक ऑक्सीजन है तो उसका -2, तो कार्बन का +2 होगा। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो -2 टाइम्स 2, तो कार्बन का +4 होगा। तो अगेन आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो +4 माइनस +2 गिव्स यू +2। तो कार्बन का +2 आ रहा है, तो देखें यहाँ पे कार्बन का +2 ही आ रहा है। ये क्लियर है क्वेश्चन सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन पे हम आज की क्लास एंड करेंगे। आपकी अगली क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होंगी टिल योर फिजिक्स पेपर, और फिजिक्स पेपर वाले दिन से रेगुलर क्लास होगी। NO and NO2 are both present in the lower atmosphere as pollutants। बेटा इनिशियल क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर होते हैं, आगे ऑर्गेनिक के जाके थोड़े से टफर हो जाते हैं। The reaction sequence shows the production of ozone from oxygen in the lower atmosphere। The sequence repeats many times। Okay, क्या हम देख रहे हैं सीक्वेंस में उन्होंने हमें 3 रिएक्शंस दे दी हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन NO2 डिकम्पोज हो रहा है NO और एटॉमिक ऑक्सीजन में, वो NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वापस NO2 बना रहा है। और जो एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली इस एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन फॉर्म कर रहा है। Which statement about this reaction sequence is correct? NO is acting as a catalyst, but NO2 is not acting as a catalyst। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, गुड। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो NO2 एक्चुअली अपने आप को रिस्टोर कर रहा है।
तो इसका मतलब है NO2 को कैटलिस्ट होना चाहिए। और NO को देखें तो NO भी वापस इसको हेल्प आउट कर रहा है रिस्टोर करने में, तो NO और NO2 दोनों का बिहेवियर कैटलिस्ट है। तो आपका इस वजह से बी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि NO2 तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है बट NO इज नॉट एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर NO बना है तो देखें उसने वापस वो यूज्ड अप हो गया, जिसका मतलब ये है कि वो एज अ कैटलिस्ट ही बिहेव कर रहा है और वो उस कैटलिस्ट की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब अगर आप सी देखें तो सी भी वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट नहीं है। नाउ यू आर लेफ्ट विद डी ऑप्शन ओनली, सो विच इट इज अ करेक्ट। जी तीशा, कहां से समझना है? देखें, अगर NO2 कैटलिस्ट है तो NO2 ही बेटा NO में कन्वर्ट हुआ है, और वो NO वापस NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी हैं, दीज ऑल आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ये NO जो है कैटलिस्ट का इंटरमीडिएट है। एक्चुअल कैटलिस्ट NO2 था, ड्यूरिंग द रिएक्शन वो अपने इंटरमीडिएट NO में कन्वर्ट हुआ, और वो NO में कन्वर्ट होने के बाद वापस उसने रिएक्ट किया और अपने आप को एज अ NO2 रिस्टोर कर लिया। इज इट क्लियर नाउ? यस तीशा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब आपकी क्लास कल नहीं परसों होगी, टाइमिंग मैं कंफर्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी जल्दी रखूं। लेट्स सी, ताकि हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्लास रख सकें, और 19th ऑनवर्ड्स जो है रेगुलर क्लास होगी। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।